बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जो कि है कोवेलेंट रेडियस। ये थर्ड टाइप है, हमने पहले दो टाइप पढ़ ली हैं, ये तीसरी टाइप है जिसमें हम पढ़ेंगे कि कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस को समझने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। बहुत से हमारे पास जो स्मॉल स्टैंडर्ड्स हैं इनमें पढ़ा दिया जाता है, जैसे 8, 9, 10 हो गई कि कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है या केमिकल बॉन्डिंग की टाइप्स कौन सी हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है। तो चलें जी देखते हैं हमारे पास क्या होता है। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज़ अ केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम। एक चीज़ ये बहुत आप बेसिक समझ लें कि जहाँ कोवेलेंट बॉन्ड होगा वहाँ हमारे पास ये चीज़ होती है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। वो बिल्कुल लूज़ भी नहीं करता, एटम अपने साथ वाले एटम को बिल्कुल देता भी नहीं है और बिल्कुल लेता भी नहीं है, बल्कि वो ये चाहता है कि तुम भी यूज़ करो, मैं भी यूज़ करूँ, ताकि तुम्हें भी बेनिफिट हो और मुझे भी। तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है जी, जिसमें हम कहते हैं कि ओवरलैपिंग हो रही है, शेयर कर रहे हैं दोनों, वो भी अपना दे रहा है, वो भी अपना दे रहा है, और दोनों अपनी वैलेंसी पूरी कर रहे हैं शेयरिंग के ज़रिए, ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप, एटम ए है, आपके पास एटम बी है। अब एटम एक के पास भी एक जो है रहता है कि वो एक डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की और इसके पास भी, तो ये इसे नहीं दे सकता। या ये जो बी है उसके पास भी एक है जो कहता है कि एक और मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि मेरी भी वैलेंसी पूरी हो जाए। तो वो ऐसे कर सकते हैं ना कि ये दोनों शेयर कर लें एक दूसरे का, ये इसका शेयर कर ले, ये इसका कर ले, इसके भी दो हो जाएंगे, इसके भी दो हो जाएंगे, तो दोनों की वैलेंसी स्टेबल हो जाएगी। इसे हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं क्योंकि इसमें अनपेयर्ड है, एक है एक नहीं है, ठीक है जी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने शेयरिंग कर ली, शेयरिंग के बाद इन्होंने क्या चीज़ वैलेंसी पूरी कर ली, तो हम कहते हैं कि ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये शेयरिंग कर ली, ओवरलैपिंग कर ली। ओवरलैपिंग मीन्स के ऐसे ये ऐसे ये वाली जगह जो है ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो गए, तो ये ओवरलैपिंग हो गई जिससे रेडियस भी ये छोटा हो गया, ठीक है जी। तो ये शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब रेडियस की बात आती है तो कोवेलेंट रेडियस का मतलब यही होता है हमारे पास कि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है और उन जो एटम बॉन्ड बना रहे हैं उनके दरमियान का रेडियस, उसे हम कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। यहाँ ये समझे कि इट इज़ द वन ऑफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन the nuclei of two covalent bonded atom of the same element in the molecule is called covalent radius। अब यही चीज़ जो है यही, अब इन दोनों का A और B का मैं अगर यहाँ तक का रेडियस लूँ, यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ, यहाँ छोटा सा यहाँ लिख देते हो R, तो ये रेडियस होगा क्योंकि ये न्यूक्लियस है, इसका ये न्यूक्लियस है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ तक होते हैं क्योंकि शेयर करें। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोवेलेंट रेडियस हो जाएगा। वो कहते हैं ये हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को ये चीज़ शो कर दूँ कि ये दो एटम हैं, इनमें शेयरिंग हो चुकी है दो इलेक्ट्रॉन्स की, ये यहाँ इसका न्यूक्लियस, यहाँ इसका न्यूक्लियस, तो ये कम तो हो गया ना क्योंकि दोनों ने शेयर कर लिया। तो इस चीज़ को मैं कहती हूँ कि ये रेडियस है और कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से या कोवेलेंट बॉन्डेड एटम की वजह से ये रेडियस आ रहा है जो निकाल रहे हैं, तो इसे मैं कोवेलेंट रेडियस कहूँगी, ठीक है, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड शो कर रहा है या मॉलिक्यूल या हमारे पास एटम, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं एटम, हमारे पास क्या चीज़ है, कोवेलेंट है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हमारे पास जो है सेम एलिमेंट में होता है, ये होमोडाइएटॉमिक, वैसे डिफरेंट के लिए भी होता है लेकिन फ़िलहाल यहाँ सेम की बात की गई है। आप फार्मूला आप लोग देख सकते हैं, और कोवेलेंट इज इक्वल्स टू रेडियस का जो भी फार्मूला होगा ना वो 1/2 होगा, चाहे आगे जो भी है, चाहे वो मेटेलिक है चाहे आयनिक है, जो भी चीज़ है ना तो वो ऐसे ही होगा क्योंकि हम डायमीटर का हाफ निकालेंगे तो रेडियस आता है, ठीक है ना। डायमीटर फुल, ये देखें ये डायमीटर हो गया, अब इससे हाफ करते हैं तो ये साइड हमारे पास एक हाफ वाली ये रेडियस भी हो गया, एक ये रेडियस हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ बॉन्ड लेंथ और डायमीटर आप लोग लिख सकते हैं। अब सेम एलिमेंट के लिए अगर हम लोग देखते हैं कि इफ़ द रेडियस इज़ बिटवीन द सेम एलिमेंट देन वी फाइंड द डायमीटर। अब एक चीज़ समझे कि अगर होमो डायटॉमिक है मीन्स के सेम एलिमेंट हैं दोनों, हमारे पास दोनों एटम सेम है, एक एलिमेंट है, तो उसका हमने डायमीटर कैसे निकालना है, मीन्स के रेडियस फिर कैसे निकालेंगे, पहले डायमीटर निकालेंगे ना। ये देखें ना, ये रेडियस ऐसे निकालते हैं ना। अब आपको डायमीटर तो चाहिए, तो ये सेम के लिए भी निकालेंगे आप लोग और डिफरेंट के लिए। जब डायमीटर सेम और डिफरेंट का आप लोगों को तरीका आ जाएगा तो आप कोवेलेंट रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है जी। आप लोग ये देखें कि हमारे पास फॉर सेम एटम जो है वो उसके लिए क्या चीज़ है कि इफ़ द रेडियस इज़ इन बिटवीन सेम एलिमेंट देन वी फाइंड डायमीटर और ए, मीन्स के जो
एटम ए है, कोई भी हो सकता है वो, जैसे मैंने यहाँ H2 ले लिया है, ये कौन सा मैंने लिया है H2। तो Ra+Rb को हम डायमीटर फॉर सेम एलिमेंट के लिए निकालते हैं, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यही होता है कि उसकी टेंडेंसी ऑफ एटम या मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। अब इसमें कितनी टेंडेंसी है कि ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है कोई भी एटम, तो उसे हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये भी एक ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल का जो आगे पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ इतना समझे कि ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को, जो भी कोई एटम होता है ना, जो भी शेयर होता है इसमें इलेक्ट्रॉन, जितने भी पेयर के शेयर होते हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस फार्मूले से डायमीटर तो निकाल सकते हैं। जब डायमीटर निकाल सकते हैं तो ऑटोमेटिकली आप कोवेलेंट रेडियस भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई। अब ये देखें कि हमारे पास ये जो डायमीटर मैंने ये निकाला है, ये डायमीटर से आप लोग रेडियस वगैरह निकाल सकते हैं। ये भी H का है, ये भी H का है। ठीक है, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था जो इन लोगों ने शेयर कर लिया। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, एक और चीज़ समझें कि हमारे पास जो है, लेट सपोज़ ये आधा रेडियस है और ये भी आधा रेडियस है, ये डायमीटर बन सकता है क्योंकि ये भी आर है, ये भी आर है। आप ये देखें कि बिल्कुल ये लाइन जब हाफ़ की होती है तो ये डायमीटर है, जब इसको मज़ीद हाफ़ करेंगे तो ये रेडियस होगा। ठीक है, आप डिफरेंट एटम के लिए आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं, या सॉरी एलिमेंट के लिए, इफ़ द रेडियस इज़ इन बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट देन वी फाइंड द डायमीटर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, वहाँ पे दोनों सेम थे, रेडियस ऑफ आर और बी, आर ए और आर बी निकालना आसान था, मतलब उनको आप लोग प्लस कर लेते थे तो हमारे पास डायमीटर आ जाता था। यहाँ तक क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी, उनमें टेंडेंसी सेम थी कि वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास जो केस आएगा वो क्या चीज़ है कि अब डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं तो उनकी डिफरेंट टेंडेंसी हो सकती है शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। अब देखते हैं कि ये कैसे होगी। अब आप लोग देखें कि मेरे पास डायमीटर का जो फार्मूला है निकालने का वो है Ra+Rb -0.9। ठीक है, अब आपने ना ये जब जैसे भी आप लोग ये दोनों काउंट करेंगे तो इसमें क्या करेंगे कि 0.9 आप लोगों ने नेगेटिव करना है। क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होनी चाहिए, जो आप लोग माइनस करेंगे मींस के लेट सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया, तो मैं एग्जांपल HCl लेती हूँ। H की इतना नहीं है, क्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हेलोजन की फैमिली से बिलोंग कर रहा है, जिन्होंने कोवेलेंट HCl जो है वो मॉलिक्यूल बनाया हुआ है और किस चीज़ से, कोवेलेंट बॉन्ड से, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से शेयर किया हुए हैं अपने इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा कि हाइड्रोजन के पास तो ऑटोमेटिकली एक है, क्लोरीन के 17 होते हैं, पहले में 2, फिर 8, 10 और आखिरी में शेल में 7 आ गए, तो इसे एक की ज़रूरत है क्लोरीन को कि ये 8 जो है वैलेंसी पूरी करे। तो ये क्या करेगा, इसके साथ शेयर करेगा। अब इसने HCl मॉलिक्यूल तो बना लिया और कोवेलेंट बॉन्ड भी बना लिया, लेकिन मसला ये आ रहा है कि हमने रेडियस अगर मैं फाइंड करती हूँ, ये रेडियस अगर मैं फाइंड करती हूँ तो मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है, और रेडियस फाइंड करने के लिए मुझे डायमीटर चाहिए। तो मैं डायमीटर को फाइंड करने के लिए क्या करूँगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालूंगी। ठीक है, जब मैंने डिफरेंस निकाला तो मेरे पास वो डिफरेंस भी आएगा जो उसमें से मैंने माइनस करना है Ra+Rb में से। ठीक है, जो रेडियस होगा, तो आप लोग इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब आप लोग जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि हमारे पास ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखने हैं कि अगर मैं पीरियड की बात करूं तो मेरे पास पीरियड क्या होगा कि मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड कोवेलेंट रेडियस डिक्रीजेस। ठीक है, अच्छा फिर देखते हैं कि अगर मैं लेफ़्ट टू राइट मींस के पीरियड अक्रॉस ऐसे चलूं बिल्कुल, तो मेरे पास क्या होगा कि आप लोगों को पता है कि कोवेलेंट रेडियस डिक्रीज़ क्यों होगा। चलें जी, ये भी देखते हैं कि रेडियस हमारे पास लेफ़्ट टू राइट हमेशा डिक्रीज़ हो रहा है, जितना भी पीछे ट्रेंड में चल रहे हैं। हमने 2 पढ़े हैं, आइनिक, और थोड़ी सी वेरिएशंस उनमें आ रही थी, लेकिन ओवरऑल रेडियस की अगर बात की जाए तो लेफ़्ट टू राइट हमारे पास डिक्रीज़ होता है। अब कोवेलेंट रेडियस डिक्रीज इन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अक्रॉस द रो और पीरियड बिकॉज एटम गेन मोर प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियस। आप लोगों को पता है कि जब पीरियड में हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, मींस के उस पर प्रोटॉन ज़्यादा आते जाते हैं और वो उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है। शेल नहीं,
शेल इंक्रीज़ नहीं होगा, सिर्फ प्रोटॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे हम लेफ़्ट टू राइट 7 पीरियड्स हैं ना, लेफ़्ट टू राइट जैसे जाएंगे तो उनमें सिर्फ न्यूक्लियस पे चार्ज इंक्रीज़ हो मीन्स प्रोटॉन इंक्रीज़ होंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अच्छा, जब जैसे प्रोटॉन हो के आप लोग एक चीज़ नोट करें कि कुछ लोग, अगर कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं किसी भी एटम में, ठीक है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। जब प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसके शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैंने यहाँ प्रोटॉन की बात की है तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन्स की भी बात होगी, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें कि वो अट्रैक्ट होते हैं न्यूक्लियस की तरफ। यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर है। अच्छा, एडिंग मोर प्रोटॉन्स इंक्रीजेज द अट्रैक्टिव पुल ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉइंग देम इन मोर टाइटली। अच्छा, अब एक चीज़ समझें कि ये कोई भी मेरे पास, लेट सपोज इसे H कर लें। अब इसमें ये न्यूक्लियस है, सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे मेरे पास कोई और वो कर लें जिसमें पहले शेल में 2 आते हैं, इसमें 8 कर लें, जो नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन होगी। मीन्स के 10 है ना, ये H कर लें, ये नियॉन कर लें, ये 10 होगा, इस पे 1। अब एक चीज़ करें कि ये बिल्कुल पीरियड फर्स्ट में पहला पड़ा है और ये अगर लास्ट में पड़ा है नोबल गैसेस में या नोबल फैमिली में, गैसेस की फैमिली में नियॉन, तो इसका पुल जो है अट्रैक्ट, जो न्यूक्लियस इस पे पुल लगाएगा इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, ये और इनका जो है, इन सब का ये कौन सा ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिकली ये ज़्यादा होगा। तो लेफ़्ट टू राइट अट्रैक्ट करेगा ये ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाएंगे, एक एक करके शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाएंगे, और ये क्या करेंगे कि यहीं पुल करेगा, इनको अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो ऑटोमेटिकली इसका साइज़ कम होगा, सिकुड़ेगा, वो बिल्कुल न्यूक्लियस की तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन इंक्रीज़ हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। न्यूक्लियस पे चार्ज मीन्स कि प्रोटॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आगे इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो न्यूक्लियस उनको खींचने की कोशिश करेगा। जितने उसमें अगर प्रोटॉन हैं मीन्स के अगर जितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ऑटोमेटिकली 2 उसके न्यूक्लियस में भी पड़े हैं उसे अट्रैक्ट करने के लिए, उन 2 को। अगर 10 हैं तो 10 फिर प्रोटॉन न्यूक्लियस में भी पड़े हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है। इन ग्रुप मूविंग फ्राम, यहाँ पीरियड की बात तो यहाँ हो गई कि हमारे पास क्या होता है कि अट्रैक्टिव पुल इंक्रीज़ होता है, लेकिन हमारे पास क्या चीज़ है कि शेल इंक्रीज़ नहीं होता। आप ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप में हमारे पास क्या होगा कि शेल इंक्रीज़ होंगे। मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम अ ग्रुप कोवेलेंट रेडियस इंक्रीजेस। अगर यहाँ पे बात करें कि टॉप टू बॉटम अगर यहाँ जाएं, जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम ऐसे जाते हैं, आप लोगों को पता है कि टॉप टू बॉटम में हमारे पास शेल इंक्रीज़ होगा, मीन्स के ऐसे बढ़ते जाएंगे शेल। ये जैसे इसमें 1 था तो इसमें 2 आ गए, तो ऐसे शेल बढ़ते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली रेडियस भी इंक्रीज होता जाएगा। कोवेलेंट रेडियस इंक्रीजेस मूविंग डाउन अ कॉलम और अ प्रेडिक्टेबल ग्रुप। दिस इज बिकॉज इंक्रीजिंग फील्ड इनर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स शील्डेड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द positive nuclear charge, so the electrons are less attracted to nucleus and increase their distance to it। एक चीज़ ये समझें कि हमारे पास जब नीचे ऊपर से नीचे आएंगे टॉप टू बॉटम तो शेल इंक्रीज़ होंगे। जब शेल इंक्रीज़ तब होंगे ना जब हमारे पास एक शेल कंप्लीट होगा तब दूसरा शेल आएगा, ठीक है। ये तो नहीं कि अंदर वाला खाली है और आप लोग शेल बढ़ाते जाएं, ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिकली एक ऐसी अरेंजमेंट दी गई है यहाँ पे जिसमें हमारे पास क्या होगा कि शेल इंक्रीज़ होगा जब अंदर वाला शेल बढ़ जाएगा। अब लेट सपोज जैसे H है, उसके नीचे वाला एटम है, इसमें 2 आएंगे शेल, उसके नीचे वाले में 3 आएंगे। ये पीछे भी मैंने एग्जांपल्स इनकी दी हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स में शेल आते जाएंगे और शेल भरते जाएंगे तो क्या होगा कि शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। मीन्स के कोई आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, इसके दरमियान में दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी पड़े होंगे जो कि खुद न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, तो आउटर वाले की कम हो जाएगी अट्रैक्शन। वो न्यूक्लियस उसमें इस पे होल्ड करेगा, इसके पीछे वाले को इतना होल्ड नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से हमारे पास वो टाइटली बाउंड नहीं हो सकेगा। तो ऑटोमेटिकली जब टाइटली बाउंड नहीं हो सकेगा तो मेरे पास क्या होगा कि रेडियस मीन्स कि उसका ये फैला हुआ होगा। वो तो तब इन था ना कि शेल एक था और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे तो वो अट्रैक्ट कर रहा था। जब शेल ज़्यादा हैं इलेक्ट्रॉन इतना नहीं का तो वो तो फैला होगा, आसानी से दूर दूर होगा, इतना अट्रैक्टिव पुल नहीं होगा उस पर, जिसकी वजह से क्या होगा कि मेरे पास
क्या इंक्रीज़ होगा, रेडियस इंक्रीज़ होगा। चले जी आगे देखते हैं। अगला हमारे पास लास्ट वाली टाइप है, एग्जांपल नहीं बल्कि टाइप है वंडर वाल। यहाँ पे वंडर वाल के आगे कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको केमिकल बॉन्ड के बारे में बताने का है। अच्छा, एक चीज़ समझें कि वंडर वाल हमारे पास जो है वो जैसे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हो गई हैं, या जैसे वीक बॉन्ड हम जिसे कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी होगी कि कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, वंडर वाल जो है वो वीकेस्ट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ऐसे है। तो सेम केस हमारे पास अगर वंडर वाल आप लोग कर रहे हैं, तो वंडर वाल को समझने के लिए आप लोगों ने पहले तो ये समझना कि हमारे पास वंडर वाल खुद क्या चीज़ है, ठीक है। तो वंडर वाल हमारे पास वीक अट्रैक्शन है, क्या है, केमिकल बॉन्डिंग की वीक अट्रैक्शन, मीन्स के केमिकल बॉन्ड है जो कि वीक है। चलें जी, फिर हम देखते हैं। अच्छा, वंडर वाल में थोड़ा सा मैं आपको ये ओवरऑल बताती चलूँ कि वंडर वाल ये होता है कि हमारे पास मॉलिक्यूल के आसपास जो नेबरिंग एटम होते हैं उनमें वो जो अट्रैक्शन अपोजिट चार्ज जब अट्रैक्ट करता है अपने नेबरिंग में, तो हम उसे वंडर वाल कहते हैं। मीन्स के ये वीकेस्ट बॉन्ड होता है जिसमें ओवरलैपिंग नहीं होती, शेयरिंग वगैरह कुछ नहीं होती। ये आप सिर्फ एक अट्रैक्शन है या सिर्फ एक अपोजिट चार्ज की वजह से हम जैसे कहते हैं, तो ये चीज़ जो है हमारे पास क्या होगी कि इसे हम वंडर वाल फोर्सेस कहेंगे या वंडर वाल केमिकल बॉन्ड कहेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, वंडर वाल रेडियस को आप लोग देख सकते हैं कि इट इज़ द वन ऑफ द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल एटम नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम। वंडर वाल में मैंने आपसे कहा कि कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, कोई शेयरिंग नहीं होती, कोई लूज गेन नहीं होता, आयन नहीं बनते, तो ये सिर्फ पूरा एक एटम है आइसोलेटेड। अब ये हीलियम हो गया, ये भी हीलियम, अब ये दोनों अलग हैं, इनमें डिस्टेंस है लेकिन इनमें अट्रैक्शन है। तो इनमें जो हमारे पास एक अट्रैक्शन चल रही है, बॉन्ड बन रहा है केमिकल, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये हमारे पास वंडर वाल का जो है केमिकल बॉन्ड है या फोर्सेस हैं। और इन्हीं के दरमियान के अब हम दो आइसोलेटेड नॉन आइडेंटिकल भी कह सकते हैं या आइडेंटिकल एटम भी कह सकते हैं। यहाँ टू आइडेंटिकल लिखा हुआ है तो आइडेंटिकल कहते हैं कि इनके दरमियान का जो रेडियस होता है हम उसे कहते हैं कि वो वंडर वाल रेडियस है, ठीक है जी। अब जब वंडर वाल में क्या है कि दो आइसोलेटेड का मतलब अलग अलग एटम्स हैं और नॉन बॉन्डेड कोई उनमें बॉन्डिंग नहीं शो हो रही, सिर्फ केमिकल बॉन्ड बन रहा है अट्रैक्शन की वजह से। ओवरऑल कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, जैसे कोवेलेंट में हो रही थी, शेयरिंग नहीं हो रही थी, कोई लूज गेन नहीं हो रहा कि हाँ इसने दे दिया उसे अपना फुली तौर पे अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया या उसने एक्सेप्ट कर लिया उसका इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है जी। तो हम इसे कहते हैं कि ये वंडर वाल रेडियस है। अब एक और चीज़ समझते हैं कि हमारे पास जो है क्या चीज़ है, रेडियस ऑफ वंडर वाल ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। अब इसका रेडियस देखें कि ये तो पूरे आइसोलेटेड एटम है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दूर भी हैं एक दूसरे के बिल्कुल करीब भी नहीं है, जैसे मेटालिक में थे, टच हो रहे थे, तो इनका ऑटोमेटिकली रेडियस ज़्यादा होगा, ठीक है। अब फिर कहते हैं कि मेटालिक का, फिर ये था ना मेटालिक में ऐसे सिर्फ दो एक दूसरे के साथ टच हो रहे थे, आप लोगों ने देखा था, अगर पीछे आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं उसके डायग्राम में, तो ये फिर उसका आएगा और उससे कम कोवेलेंट का आएगा। कोवेलेंट में हमारे पास क्या चीज़ हो रही थी, ओवरलैपिंग हो रही थी, और उससे कम फिर आयनिक का आएगा। आयनिक में तो बिल्कुल अच्छा, आयनिक की एक वेरिएशन ये थी ना कि हमने उसमें कैटाइन स्मॉलर का था और एनाइन ग्रेटर का था, तो एक उसका एक वो हो गया, अलग से केस हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास इन तीन में ऑटोमेटिकली इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा और फिर इसका होगा, क्योंकि इसमें शेयरिंग हो रही थी, ये स्मॉल है, ये फिर भी एक दूसरे के साथ थे, टच हो रहे थे, और ये तो बिल्कुल दूर दूर थे ऑटोमेटिकली, ठीक है, शो भी हो रहा है। तो आप लोग अब देखते हैं कि हमारे पास क्या एटॉमिक रेडियस क्या की वेरिएशंस क्या हैं। इससे पहले आप लोग इस चीज़ को जो है दिखाने से पहले ये चीज़ आप लोग समझ लें कि मेरे पास यहाँ पे फार्मूला क्या है, ये आर वंडर वाल रेडियस जो है, पहले एक एटम ए का निकालेंगे फिर एटम बी का निकालेंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास डायमीटर है ओवर 2 और ये भी एवरेज लेनी है ओवर 2 और ये भी, मींस के ए और बी एटम का आप लोगों ने निकाल। अच्छा जी, फिर आप लोग ये देख सकते हैं कि वो कहते हैं ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। हमारे पास जो वंडर वाल होता है वो ज़्यादा होता है कि एटम इतना एक दूसरे के करीब नहीं होते बल्कि आइसोलेटेड होते हैं। तो उसका रीज़न दिखाया, बिकॉज दी सेम आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड एटम आर इंक्लूडेड एंड देयर इज़ नो ओवरलैपिंग इन वंडर वाल। जैसे मैंने कहा कि उसमें ओवरलैपिंग होती है और इनमें नहीं होती, तो ये सेम होते हैं, तो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, और हमारे पास जो है इनका रेडियस ज़्यादा होता है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं, चलिए जी, अब देखते हैं हम वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। अच्छा,
इन फर्स्ट पीरियड द फर्स्ट पीरियड ऑफ हाइड्रोजन हैज़ लेस रेडियस टू हीलियम। ज़ाहिर बात है लेस रेडियस कैसे होगा कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और हीलियम में कितने होते हैं, हीलियम में 2 होते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसका जो है हाइड्रोजन जो पहले बिल्कुल ग्रुप में पड़ा हुआ है, बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट है जिसका एक एटॉमिक नंबर है, उसका 2 है, तो कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है उसका लेस रेडियस होगा किस चीज़ से, हीलियम से, ठीक है। अब रीज़न भी बताते हैं कि ऐसा क्यों है, बिकॉज हीलियम हैज़ अ वंडर वाल रेडियस एंड वी नो दैट वंडर वाल रेडियस हैज़ ग्रेटेस्ट रेडियस, दैट्स वाई HE हैज़ ग्रेटेस्ट रेडियस दैन H। हमने पीछे पढ़ा है कि वंडर वाल रेडियस जो होता है वो ग्रेटर होता है, ठीक है, सबसे सारे जितने भी हैं। ये देखें ऊपर भी ये चीज़ लिखी है कि वंडर वाल रेडियस जो है मेटेलिक या रेडियस ऑफ कवलेंट सबसे जो है ज़्यादा होता है। तो वो कहते हैं हीलियम हमारे पास जो फोर्सेस शो कर रहा है वो वंडर वाल है, जिसकी वजह से हमारे पास इसका वंडर वाल रेडियस हमें पता है ज़्यादा होता है किस चीज़ से, हाइड्रोजन से, ठीक है। अब सेकंड पीरियड की अगर बात करें, पीरियड लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो फर्स्ट और सेकंड मींस के हाइड्रोजन पहला फिर हीलियम आएगा, ठीक है, टॉप टू बॉटम नहीं, बिल्कुल फर्स्ट जाते हैं, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक लेफ़्ट टू राइट। अब देखते हैं कि इन सेकंड पीरियड रेडियस इज़ डिक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। हमने यही पीछे ट्रेंड पढ़ा कि रेडियस लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, एज वी नो दैट द एटॉमिक नंबर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, सो इन सेकंड पीरियड एटॉमिक नंबर इज़ इंक्रीज एंड एटॉमिक रेडियस इज़ डिक्रीज। एक हमारे पास एक रिलेशन है कि एटॉमिक नंबर जो है वो इन्वर्सली है एटॉमिक रेडियस के। अगर ये आप लोग भी रख लें ना तो ये भी आपको चीज़ समझ आ जाएगी। वैसे कॉन्सेप्ट ये करें कि जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता जाएगा, उतनी उस पर वो अट्रैक्ट करता जाएगा, क्योंकि शेल तो वही होगा लेकिन सिर्फ उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जाएगा, जिसकी वजह से आप कोई बच्चे बिठा दें, उसका सर्कल बना दें और आप लोग उससे कहें कि ये सारे मेरे करीब आ जाएं ताकि मैं जो भी चीज़ बताऊं तो ये सब सुन सकें और जो है इनको समझ भी है। तो आप उनको जब करीब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का जो एक रेडियस है, एक सर्कल है, वो छोटा होता जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग एक पूरी क्लास में 2-3 सर्कल बना लें और बीच में बैठ जाएं तो आपका ध्यान जो लास्ट वाला सर्कल होगा उस पर कम जाएगा। क्यों कम जाएगा? क्योंकि बीच में और बच्चे भी आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? बीच में और लोग भी आ जाएंगे उनके आगे, तो आपको समझ नहीं आएगी कि पीछे वाला लास्ट वाला क्या कर रहा है। तो ऐसे ही इसका भी यही केस है। वो कहते हैं कि अगर ये रिलेशन देखें कि एटॉमिक नंबर और हमारे पास जो है एटॉमिक रेडियस को अगर हम लोग देख लें तो ये हमारे पास क्या है कि ये इन्वर्सली रिलेशनशिप है। जैसे लिथियम ज़्यादा है, फिर हमारे पास से बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन जो है ये लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, ऐसे फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है ना। ये लेफ्ट मींस के ये हमारे पास सेकंड पीरियड जा रहा है। अब ग्रुप में देखते हैं कि टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या होगा कि इन ग्रुप एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब जो है टॉप टू बॉटम में कहा है कि पीछे शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। जब आप लोग मैंने जैसे कहा सर्कल जो है वो 2-3 बनाएं तो एक ऑटोमेटिकली एक किस्म का आपका शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो आपका ध्यान कम जाएगा, रेडियस ज़्यादा होता जाएगा। As we know that the number of shell is directly proportional to atomic radius, so in the group number of shell is increase from टॉप टू बॉटम, दैट्स वाई एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीज़। हमने यही कहा था ना कि टॉप टू बॉटम हमारे पास शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि वो इतनी अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा आउटर मोस्ट वालों को। तो जब इतने अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा तो वो भी इतने टाइटली बाउंड नहीं होंगे, उसके करीब नहीं जाएंगे, क्योंकि वो खुद उन्हें अट्रैक्ट कम कर रहा है। प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होते हैं, शेल्स में होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स पड़े होते हैं, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। आप देखिए कि हमारे पास पहले हाइड्रोजन था, फिर लिथियम आता है, फिर हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, ये सारी चीज़ें जो है ये सबसे अब इंक्रीज़ इसका होगा क्योंकि इसके शेल ज़्यादा होंगे। पहले ये शेल एक, फिर इसके 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ते जाएंगे, शेल बढ़ते जाएंगे तो ये रेडियस भी इसका ज़्यादा होगा। इसका सबसे कम इस ग्रुप में, इसका सबसे ज़्यादा। अब डी ब्लॉक में अगर देखें कि इन डी ब्लॉक देयर इज़ चेंज इन वेरिएशन एट फर्दर इंटरवल्स। डी ब्लॉक हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ करते हैं क्योंकि वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है ना। अब उनकी वेरिएशन तकरीबन आती ही डी ब्लॉक में है, बाकी सारे सही दे रहे हैं।
एक्सेप्शन केस इन डी ब्लॉक ट्रांजिशन में आते हैं। इनका भी जब डी ब्लॉक का अलग से हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऐसा होता क्या है। इन डी ब्लॉक देयर इज़ चेंज इन वेरिएशन एट फर्दर इंटरवल। जैसे आप ये मैं देखती हूँ कि डी ब्लॉक जो था वो दरमियान वाला था। अगर आप लोग टेबल उठा के देख लें तो मेरे पास जो था ये दरमियान वाला जो ब्लॉक था उसमें SiTiV, क्रोमियम, मैग्नीज और ये Fe मीन्स के आयरन, कोबाल्ट CO, निकल, कॉपर Cu और ये Zn जिंक, ठीक है ना, स्कैनियम और ये टाइटेनियम और ये वैनेडियम वगैरह, ये जो भी है इनके नाम आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ये मेरे पास जितने यहाँ तक है इट्स एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। हमने ये कहा था पीछे भी वेरिएशन यही आ रही थी कि पहले डिक्रीज़ होता है फिर इंक्रीज़ होता है। ये पीछे जो हमने टॉपिक पढ़े हैं रेडियस के जितनी टाइप्स पढ़े हैं उनमें भी यही मसला आ रहा था, ठीक है। डी ब्लॉक इट्स लास्ट शेल इज़ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन इज स्मॉलर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो कहते हैं कि डी ब्लॉक में जो इसका लास्ट डी वाला शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन जो होती है वो कम होती है, रिपल्जन कम होती है अट्रैक्शन से, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये पहले क्या होता है कि डिक्रीज़ होता है और फिर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। मीन्स समझने की बात यह कि यहाँ तक तो ट्रेंड तक चल रहा है लेकिन यहाँ तक हमारे पास क्या होगा कि यहाँ चलिए जी अब देखते हैं हम वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। अच्छा, इन फर्स्ट पीरियड द फर्स्ट पीरियड ऑफ हाइड्रोजन हैज़ लेस रेडियस टू हीलियम। ज़ाहिर बात है लेस रेडियस कैसे होगा कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और हीलियम में कितने होते हैं, हीलियम में 2 होते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसका जो है हाइड्रोजन जो पहले बिल्कुल ग्रुप में पड़ा हुआ है बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट है जिसका एक एटॉमिक नंबर है उसका 2 है, तो कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है उसका लेस रेडियस होगा किस चीज़ से, हीलियम से, ठीक है। अब रीज़न भी बताते हैं कि ऐसा क्यों है, बिकॉज हीलियम हैज़ अ वंडर वाल रेडियस एंड वी नो दैट वंडर वाल रेडियस हैज़ ग्रेटेस्ट रेडियस, दैट्स वाई He हैज़ ग्रेटेस्ट रेडियस दैन H। हमने पीछे पढ़ा है कि वंडर वाल रेडियस जो होता है वो ग्रेटर होता है, ठीक है, सबसे सारे जितने भी हैं। ये देखें ऊपर भी ये चीज़ लिखी है कि वंडर वाल रेडियस जो है मेटेलिक या रेडियस ऑफ कॉन्वेंट सबसे जो है ज़्यादा होता है। तो वो कहते हैं हीलियम हमारे पास जो फोर्सेस शो कर रहा है वो वंडर वाल है, जिसकी वजह से हमारे पास इसका वंडर वाल रेडियस हमें पता है ज़्यादा होता है किस चीज़ से, हाइड्रोजन से, ठीक है। अब सेकंड पीरियड की अगर बात करें, पीरियड लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो फर्स्ट और सेकंड मींस के हाइड्रोजन पहला फिर हीलियम आएगा, ठीक है, टॉप टू बॉटम नहीं, बिल्कुल फर्स्ट जाते हैं, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक लेफ़्ट टू राइट। अब देखते हैं कि इन सेकंड पीरियड रेडियस इज़ डिक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। हमने यही पीछे ट्रेंड पढ़ा कि रेडियस लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, एज वी नो दैट द एटॉमिक नंबर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, सो इन सेकंड पीरियड एटॉमिक नंबर इज़ इंक्रीज एंड एटॉमिक रेडियस इज़ डिक्रीज। एक हमारे पास एक रिलेशन है कि एटॉमिक नंबर जो है वो इन्वर्सली है एटॉमिक रेडियस के। अगर ये आप लोग भी रख लें ना तो ये भी आपको चीज़ समझ आ जाएगी। वैसे कॉन्सेप्ट ये करें कि जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता जाएगा, उतनी उस पर वो अट्रैक्ट करता जाएगा, क्योंकि शेल तो वही होगा लेकिन सिर्फ उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जाएगा, जिसकी वजह से आप कोई बच्चे बैठा दें, उसका सर्कल बना दें और आप लोग उससे कहें कि ये सारे मेरे करीब आ जाएं ताकि मैं जो भी चीज़ बताऊं तो ये सब सुन सकें और जो है इनको समझ भी है। तो आप उनको जब करीब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का जो एक रेडियस है, एक सर्कल है, वो छोटा होता जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग एक पूरी क्लास में 2-3 सर्कल बना लें और बीच में बैठ जाएं तो आपका ध्यान जो लास्ट वाला सर्कल होगा उस पर कम जाएगा। क्यों कम जाएगा? क्योंकि बीच में और बच्चे भी आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? बीच में और लोग भी आ जाएंगे उनके आगे, तो आपको समझ नहीं आएगी कि पीछे वाला लास्ट वाला क्या कर रहा है। तो ऐसे ही इसका भी यही केस है। वो कहते हैं कि अगर ये रिलेशन देखें कि एटॉमिक नंबर और हमारे पास जो है एटॉमिक रेडियस को अगर हम लोग देख लें तो ये हमारे पास क्या है कि ये इन्वर्सली रिलेशनशिप है। जैसे लिथियम ज़्यादा है, फिर हमारे पास बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन जो है ये लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, ऐसे फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है ना। ये लेफ्ट मींस के ये हमारे पास सेकंड पीरियड जा रहा है। अब ग्रुप में देखते हैं कि टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या होगा कि इन ग्रुप एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब जो है टॉप टू बॉटम में कहा है कि पीछे शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। जब आप लोग मैंने जैसे कहा सर्कल जो है वो 2-3 बनाएं
तो एक ऑटोमेटिकली एक किस्म का आपका शेल इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपका ध्यान कम जाएगा, रेडियस से ज़्यादा होता जाएगा। As we know that the number of shell is directly proportional to atomic radius, so in the group number of shell is increase from टॉप टू बॉटम, दैट्स वाई एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीज। हमने यही कहा था ना कि टॉप टू बॉटम हमारे पास शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि वो इतनी अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा आउटर मोस्ट वालों को। तो जब इतने अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा तो वो भी इतने टाइटली बाउंड नहीं होंगे, उसके करीब नहीं जाएंगे, क्योंकि वो खुद उन्हें अट्रैक्ट कम कर रहा है। प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होते हैं, शेल्स में होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स पड़े होते हैं, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। आप देखें कि हमारे पास पहले हाइड्रोजन था, फिर लिथियम आता है, फिर हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारी चीज़ें जो है ये सबसे अब इंक्रीज़ इसका होगा, क्योंकि इसके शेल ज़्यादा होंगे। पहले ये शेल एक, फिर इसके 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ते जाएंगे, शेल बढ़ते जाएंगे, तो ये रेडियस भी इसका ज़्यादा होगा। इसका सबसे कम इस ग्रुप में, इसका सबसे ज़्यादा। अब डी ब्लॉक में अगर देखें कि इन डी ब्लॉक देयर इज़ चेंज इन वेरिएशन एट फर्दर इंटरवल्स। डी ब्लॉक हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ करते हैं, क्योंकि वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है ना। अब उनकी वेरिएशन तकरीबन आती ही डी ब्लॉक में है, बाकी सारे सही दे रहे हैं। एक्सेप्शन केस इन डी ब्लॉक ट्रांजिशन में आते हैं। इनका भी जब डी ब्लॉक का अलग से हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऐसा होता क्या है। इन डी ब्लॉक देयर इज़ चेंज इन वेरिएशन एट फर्दर इंटरवल। जैसे आप ये मैं देखती हूँ कि डी ब्लॉक जो था वो दरमियान वाला था। अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल उठा के देख लें तो मेरे पास जो था ये दरमियान वाला जो ब्लॉक था, उसमें SiTi, V, क्रोमियम, मैग्नीज और ये Fe मीन्स के आयरन, कोबाल्ट, CO, निकल, कॉपर, Cu और ये Zn जिंक, ठीक है ना, स्कैनियम और ये टाइटेनियम और ये वैनेडियम वगैरह, ये जो भी है इनके नाम आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ये मेरे पास जितने यहाँ तक है, इट्स एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। हमने ये कहा था, पीछे भी वेरिएशन यहीं आ रही थी कि पहले डिक्रीज़ होता है फिर इंक्रीज़ होता है। ये पीछे जो हमने टॉपिक पढ़े हैं रेडियस के, जितनी टाइप्स पढ़े हैं, उनमें भी यही मसला आ रहा था, ठीक है। डी ब्लॉक इट्स लास्ट शेल इज़ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन इज स्मॉलर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो कहते हैं कि डी ब्लॉक में जो इसका लास्ट डी वाला शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन जो होती है वो कम होती है, रिपल्जन कम होती है अट्रैक्शन से, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये पहले क्या होता है कि डिक्रीज़ होता है और फिर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। मीन्स समझने की बात यह है कि यहाँ तक तो ट्रेंड तक चल रहा है, लेकिन यहाँ तक हमारे पास क्या होगा कि यहाँ इंक्रीज़ होना। तो यहाँ पे ये था कि डी ब्लॉक में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन स्मॉलर थी, किस चीज़ से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारे पास क्या हुआ कि टॉपिक ख़त्म होता है जी। अगले टॉपिक पे मिलते हैं, अगले लेक्चर पे मिलते हैं, जो कि है आयनाइजेशन एनर्जी। आई होप सो आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा। इसके क्वेश्चन भी करेंगे, एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिनमें इनके क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इनके मुझे इतना नहीं लगता कि कोई टफ़ क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इनका बहुत ही सिंपल है, आप लोग रेडियस फाइंड कर सकते हैं। और ये भी मैंने बता दिया कि आप हाइड्रोजन, हीलियम और इनका कैसे या कैसे कैसे ग्रुप टू ग्रुप, टॉप टू बॉटम कैसे हो रहा है, तो ये चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। और जो मुझे लगता था कि जिनमें आप लोगों के क्वेश्चन ज़रूरी थे वो भी मैंने करवा दिए हैं वीडियो में। तो चले जी, आगे आयनाइजेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना काफ़ी।